हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। आज हम अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे सैलिनिटी ऑफ वाटर। अगली टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, और उसके कैसे पोल्यूशन होता है, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर और कैसे मतलब कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है। ये टॉपिक्स आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ चैप्टर के कुछ ही लास्ट टॉपिक्स बची हुई हैं। तो चलिए हम अपनी टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ वाटर। सैलिनिटी ऑफ वाटर की मतलब ये है कि वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है उसी की वजह से वाटर सैलाइन होता है, और उसी को कहते हैं सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में सबसे ज़्यादा नमक होता है, इसलिए वो सैलाइन होता है। तो उसको एक महत्वपूर्ण वर्ड बनाने के लिए हमने उसको बोला सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो देखिए, जो हमारा रिवर्स में पानी होता है उसके अंदर भी सॉल्ट और मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, सी में भी होता है। ठीक है। जो वाटर सी वाटर होता है वो बार बार सूरज की किरणों की वजह से इवापरेट होता रहता है, यानी कि भाप बन के ऊपर जाता रहता है, बादलों बन जाता है, फिर रेनफॉल के रूप में फॉल होता है। रेनफॉल एक प्योर वाटर है, बट जब वो ज़मीन पर आता है, यानी कि जब लैंड पे आता है उसके कांटेक्ट में, तो वो उसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें मिल जाती हैं, जिसके कारण वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट हो जाता है। इस पानी को साफ़ करने के लिए डेस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में मतलब डेस्टिलेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, पहले वाटर को वार्म करते हैं, उसके बाद में एक फ्लास्क में हम उस फ्रेश वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी दिखाई गई है डेस्टिलेशन कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद में ये पानी हमारे लिए पीने के लिए सेफ़ हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे पहले मैं आपको ये फिगर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, ये एक आयरन स्टैंड है, यहाँ पर वायर गॉज है, और ये बर्नर है। बर्नर के ऊपर एक फ्लास्क में वाटर रखा गया जो कि सॉल्ट वाटर यानी कि सी का वाटर है, जिसके अंदर सोल्यूशन है। इससे हम हीट करते हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आयरन स्टैंड दूसरा है, इसको लगाने के लिए कंडेंसर एक है, यहाँ कोल्ड वाटर है और यहाँ हॉट वाटर निकलता है। इस कोल्ड वाटर में से जाते वक्त पानी यहाँ से ठंडा होता है और यहाँ पर फ्लास्क में आकर इकट्ठा हो जाता है, और ये रिसीवर है, यानी कि ये जो फ्लास्क है उसको रिसीवर बोला गया है। ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन। देखिए, हम सभी जानते हैं वाटर पोल्यूशन कई प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। एक वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ऐसे कई एयर पोल्यूशन, कई सारे पोल्यूशंस होते हैं। उसमें हमारा एक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब पानी का गंदा होना। पानी कैसे गंदा हो सकता है, बहुत से तरीक़ों से गंदा हो सकता है, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे जब कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स मेक वाटर पोल्यूटेड, यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल्स वाटर के अंदर होते हैं वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। इनलैंड वाटर इज़ ऑफन पोल्यूटेड बाय सेवरल केमिकल सब्सटेंस एंड टिनी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो हमारा ज़मीन के अंदर पानी भी है वो भी किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस या और लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से पोल्यूटेड है। ठीक है। वाटर को पोल्यूटेड कहा गया क्योंकि ये अनफिट होता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या फिर बाथिंग के लिए। पोल्यूटेड वाटर जो है वो प्लांट और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। फिर है कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए, बहुत सी नदियाँ होती हैं, बहुत सी कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि नहरों के पास में होती है। उनके सीधे पाइप्स नहरों से जुड़े होते हैं। वो रिवर से वाटर लेते हैं और अपना वेस्ट रिवर में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इसलिए वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से भी वाटर पोल्यूशन इस तरीके से होता है। ठीक है। ये हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फ़िट नहीं होता है। उसके बाद में डोमेस्टिक सेवेज, यानी कि जो हमारे घरों में कूड़ा होता है, वो सब, या फिर जो भी घर में डर्ट होती है, या टॉयलेट, यूरिन, लॉन्ड्री वेस्ट, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, फूड, वेजिटेबल, ये सारा पानी एक छोटे से नाले में जाता है घर के बाहर। फिर वह नाला नदी से जुड़ता है, नदी नहर से जुड़ती है, नदी जुड़ती है, उससे ये वाटर पोल्यूशन आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है। इसलिए ह्यूमन बींग्स भी वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर है एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि हमारे वेस्ट खेतों में फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं ना, ये सब। फिर हम क्या करते हैं, इनकी बोरियां वगैरह लेते हैं और नदी में धुल देते हैं, तो उससे भी हमारा ये वेस्ट मीन्स पानी को पोल्यूट करता है। उसके बाद में एसिड रेन। एसिड रेन सबसे फर्स्ट रेन होती है वो एसिड रेन कहलाती है।
इस रेन के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। जब ये रेन होती है तब वो इन गैसेस के साथ मिल जाती है और उसको एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, एसिड रेन जो होती है वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करती है और एक्वाटिक लाइफ यानी कि जो पानी के अंदर जीवित लोग हैं उसको हार्म करती है। फिर डंपिंग ऑफ गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़ यानी कि वाटर बॉडीज़ के अंदर गंदी चीज़ों को डंप कर देना, दबा देना, जैसे गंदे नाले जिन्हें बोलते हैं वैसे तरीके से उनको डंप करना, पेपर वेस्ट ये सब फेंकना उसके अंदर। फिर वो कुछ समय के बाद पेपर गल जाता है, पॉलीथीन पड़े पड़े ख़राब ही हो जाती है। उस तरीके से वाटर पोल्यूशन भी होता है डंपिंग ऑफ गार्बेज की वजह से। फिर अगला मेथड है मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रिड्यूसिंग पोल्यूशन। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहला सेवेज ट्रीटमेंट। जो भी हमारा सेवेज होता है यानी जो भी हमारा घर में वेस्टेज होता है उसको हम पहले ट्रीट करें और उसमें से जो जैसे कि जो भी होता है जैसे कुछ वेस्ट होता है उसमें से भी कुछ कॉमन चीज़ें हमारी यूज़फुल हो सकती है तो उनको निकाल ले और उस डायरेक्टली रिवर में ना फेंके। उसको ट्रीटमेंट करने के बाद में अगर हम रिवर में फेंकते हैं तो वो सेवेज ट्रीटमेंट से रिवर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन को रोका जा सकता है। फिर है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रीज से जो वाटर पास होता है उसका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स ना जा सके और उन केमिकल्स को रिमूव किया जा सके और फिर उसके बाद में पानी को रिवर में भेजा जाए। फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ ना किया जाए, इस यूज़ को कम किया जाए ताकि ज़्यादा हार्म ना पहुँचे वाटर को। फिर है ट्रीज़ और प्लांट्स को बैंक नदियों के किनारे लगाना चाहिए। बाथिंग या फिर क्लीनिंग जो है वो वाटर जहाँ सोर्सेज है जैसे कि लेक, रिवर, पॉन्ड इन सब में नहीं करनी चाहिए। द वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी रिसाइकल्ड एंड यूज बिफोर रिलीजिंग यानी कि जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्रीज में उसको रिसाइकल करना चाहिए और फिर उसको रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने ओपन फील्ड्स में ये सब नहीं फेंकना चाहिए। जो भी रेन वॉश होते हैं ह्यूमन एक्सेट्रा एनिमल डग इनटू नियर बाय वाटर सोर्सेस, जो भी रेन वॉशेस के थ्रू से ह्यूमन एक्सेट्रा या डग्स वगैरह एनिमल डग ये सब वाटर रिसोर्स तक पहुंचते हैं तो इसको भी केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए और इनको एक पिट लेट्रिन्स या फिर ट्रीटमेंट सेवेज प्रॉपर्ली होना चाहिए। जैसे कि गांव में लोग एक गड्ढा खोद के वहाँ पर एनिमल्स वेस्टेज डालते हैं, उस तरीके से हमें करना चाहिए। डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की इनको रिवर में नहीं फेंकना चाहिए, ज़मीन के अंदर ही दफना देना चाहिए। ठीक है, इन सब इस कुछ 8 वेस्ट है जिसकी वजह से हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। फिर उसका है नीड टू कंजर्व वाटर। पानी को क्यों बचाना चाहिए। पानी को बचाने के 2 तरीके, क्योंकि देखिए पोर्टेबल वाटर की जो हमारे पीने योग्य पानी वो 0.001% है जो कि बहुत ही कम है। तो इसके लिए हमें वाटर को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है टू कंजर्व वाटर। तो कुछ रीज़न है कंजर्व करने के। तो पहला है द ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर वॉज लेड टू स्कैरिटी ऑफ वाटर यानी कि हमें ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आउटपुट ऑफ क्रॉप इज सेवरल अफेक्टेड स्कैरिटी ऑफ वाटर। जो क्रॉप्स होते हैं जिसमें हम अपना ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं वो कम करना चाहिए। एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होना चाहिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की डिमांड होती है उसको कम करना चाहिए और कम से कम वाटर को यूज़ करना चाहिए। फिर है हाउ कैन वाटर बी कंजर्व। वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो देखिए पहला है रेन वाटर जो भी होता है उसको डोमेस्टिक और कम्युनिटी लेवल्स के हिसाब से उसको हार्वेस्ट करना चाहिए और फिर उस कलेक्शन को स्टोर करके यूज़ करना चाहिए रेन वाटर को, जैसे कि इरिगेशन वगैरह में। फिर उसके बाद में मोर और मोर प्लांटेशन होना चाहिए ताकि क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो रेनफॉल को लाने में मदद करते हैं। इन्हीं की वजह से एयर होगी तो फिर वाटर मीन्स फ्लो करेगा, एवोपरेट करेगा तो वो जल्दी से हवा में जाएगा, इसलिए प्लांटेशन ज़्यादा करना चाहिए। फिर उसके बाद में अगला है यूज़ ऑफ ड्रिप इरीगेशन और स्प्रे इरीगेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप मस्ट बी इनकरेज्ड। यानी ड्रिप इरीगेशन यानी कि जैसे हमारे स्कूलों में एक पाइप से पानी फुलझड़ी टाइप में निकलता है उस तरीके के इरीगेशंस को हमें यूज़ करना चाहिए। वाटर साइकिल को मेंटेन करना चाहिए नेचर में और वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंशन के मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखा जाए तो वाटर की वेस्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। हमें अपनी टैप्स को ओपन करके ब्रश नहीं करना चाहिए
या फिर हाथ नहीं धुलने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मास अवेयरनेस प्रोग्राम शुड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टू कंजर्व। हमें मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर पर हो या प्राइवेट सेक्टर पर, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। So friend, this is all for today. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.